दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाटर जेट लूम और वाटर जेट लूम वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम। तो गाइस इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ वाटर जेट लूम वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाटर जेट लूम क्या होता है। तो गाइस जो हमारा वाटर जेट लूम होता है, तो उसके अंदर जो वेफ्ट का इंसर्शन होता है, तो पानी के द्वारा किया जाता है। द वेफ्ट इंसर्शन इज कैरिड आउट into the shade from one selvage to another selvage with the help of a high pressure water stream। तो गाइस वाटर जेट लूम के अंदर वेफ्ट का इंसर्शन कपड़े के एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज तक एक कॉम्प्रेस्ड वाटर होता है या हाई प्रेशर वाटर की एक स्ट्रीम होती है, तो उसके द्वारा वेफ्ट इंसर्शन किया जाता है किसी भी वाटर जेट लूम के अंदर। द वाटर इज फेड टू द फाइन जेट नोजल थ्रो ए हाई प्रेशर पंप। गैस लूम के ऊपर एक बहुत पतला वाटर जेट नोजल लगाया जाता है और उस नोजल के थ्रू हम वाटर को फीड करते हैं, और एक हाई प्रेशर वाटर पंप का यूज किया जाता है, जिससे आपका जो वाटर होता है बहुत अधिक प्रेशर पे फाइन जेट नोजल से निकलता है। गाइस ए फाइन स्ट्रीम ऑफ वाटर इमर्जेस फ्रॉम द जेट। तो जैसे ही आपका वाटर पंप चालू होता है और जेट से जो पानी की धार निकलती है हाई प्रेशर पे, तो बहुत फाइन स्ट्रीम होती है। इट कैरीज द वेफ्ट यार्न विद इट। और ये जो वाटर जेट से निकलने वाली फाइन स्ट्रीम होती है, ये अपने साथ में वेफ्ट के धागे को फैब्रिक के एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज तक ले जाने का काम करती है। द वाटर जेट लूम इज मेनली सुइटेबल फॉर दोज फैब्रिक्स which are woven with hydrophobic material in character। तो गाइस ये जो हमारी वाटर जेट लूम होती है, तो उन कपड़ों की वीविंग के लिए ये उपयोगी होती है जिन कपड़ों में जो यान लगा होता है या मटेरियल लगा होता है वो हाइड्रोफोबिक करेक्टर का होता है। मतलब जो मटेरियल पानी कम सोखते हैं, तो ऐसे कपड़ों से हम बनाते हैं। मतलब ऐसे धागे या ऐसे फाइबर जिनका मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, तो इस तरीके के मटेरियल से ही हम वाटर जेट लूम के ऊपर कपड़े का निर्माण करते हैं। द मोनो एंड मल्टी फिलामेंट yarns आर मोस्टली यूज्ड ऑन वाटर जेट लूम बिकॉज दीज yarn हैव वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट। तो गाइज वाटर जेट लूम के अंदर जो हम यान वगैरह यूज करते हैं, या तो हम मल्टी फिलामेंट यूज करते हैं और हम वहाँ पे मोनोफिलामेंट भी यूज करते हैं। तो इनका प्रयोग हम इसलिए करते हैं कपड़ा बनाने के लिए कि इस तरीके के जो धागे होते हैं, मतलब फिलामेंट यान्स होते हैं, तो उनका मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। वाटर जेट लूम कंज्यूम्स लो एनर्जी। गाइस जो हमारी वाटर जेट लूम होती है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करती है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वाटर जेट लूम इज वेरी हाई। और वाटर जेट लूम की जो प्रोडक्टिविटी होती है या उसका प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। द नॉइज लेवल ऑफ वाटर जेट लूम इज टू लो। और किसी भी वाटर जेट लूम का जो नॉइज लेवल होता है तो वो भी बहुत कम होता है। मतलब जब हमारी वाटर जेट लूम चलती है तो उसकी आवाज का जो लेवल होता है या स्तर होता है वो बहुत कम होता है। इट रिक्वायर्स वेरी लो मेंटेनेंस इन कंपैरिजन टू एनी अदर लूम। गाइस ये जो वाटर जेट लूम होती है, तो इसके अंदर जो मेंटेनेंस निकलता है या मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। जितनी भी आपकी शटरलेस लूम होती हैं उनमें सबसे कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट वाटर जेट लूम के अंदर होती है। दिस लूम इज सुइटेबल फॉर लाइट एंड मीडियम वेट फैब्रिक्स। हम वाटर जेट लूम के ऊपर
लाइट वेट फैब्रिक और मीडियम वेट फैब्रिक सफलतापूर्वक बना सकते हैं। गाइस, अब मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ वेफ्ट यार्न पैसेज ऑफ वाटर जेट लूम वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम। मतलब जो हमारी वाटर जेट लूम होती है उसके ऊपर वेफ्ट यार्न का पैसेज किस तरीके से होता है। तो गाइस, आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर होगा। गाइस, द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर जेट लूम इज मच सिमिलर टू एयर जेट लूम। जो हमारी वाटर जेट लूम होती है तो उसका स्ट्रक्चर लगभग लगभग आपके एयर जेट लूम के लगभग समान होता है। द वेफ्ट यार्न पैसेज ऑफ वाटर जेट लूम इज गिवन बिलो। तो गाइस, हम नीचे आपको बता रहे हैं कि किसी भी वाटर जेट लूम के ऊपर वेफ्ट यार्न का पैसेज किस तरीके से होता है। द वेफ्ट यार्न पैकेज इज माउंटेड ऑन द वेफ्ट क्रील। तो जो हमारा वेफ्ट यार्न का पैकेज होता है उसको वेफ्ट क्रील के ऊपर माउंट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेफ्ट यार्न गेट्स पास्ड थ्रू द वेफ्ट एक्यूमुलेटर। तो सबसे पहले हमारा वेफ्ट का धागा जब क्रील से आगे बढ़ता है तो वो एक वेफ्ट एक्यूमुलेटर से पास होता है। नेक्स्ट द वेफ्ट यार्न पासेस थ्रू द वेफ्ट गाइड। और इसके बाद में वेफ्ट का धागा वेफ्ट गाइड के थ्रू पास होता है। नाउ दिस वेफ्ट यार्न पासेस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द वेफ्ट ब्रेक। तो वेफ्ट गाइड के बाद में जो हमारा वेफ्ट का धागा होता है तो दो प्लेट लगी होती है वहां पे, तो उनके बीच से पास होता है हमारा वेफ्ट का धागा और वो दोनों प्लेट वेफ्ट ब्रेक का काम करते हैं। द वेफ्ट यार्न फर्दर पासेस थ्रू अनदर वेफ्ट गाइड। और ब्रेक के बाद में फिर से आपका धागा आगे एक और वेफ्ट गाइड लगी होती है उससे पास होता है। फाइनली द वेफ्ट यार्न पासेस थ्रू दी वाटर जेट नोजल एंड रेस्ट देयर। गाइज, अंत में जो हमारा वेफ्ट का धागा होता है वो वाटर जेट नोजल के अंदर चला जाता है और वहीं पे रेस्ट करता रहता है। यू कैन सी क्लियरली इन द बिलो पिक्चर। गाइस, नीचे मैं आपको दिखाऊंगा जो स्कीमेटिक डायग्राम है तो उसके अंदर आपको और अच्छी तरीके से पता लगेगा कि जो हमारा वेफ्ट यार्न का पैसेज होता है वाटर जेट लूम के अंदर वो किस तरीके से होता है। गाइस, अब देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ वाटर जेट लूम। मतलब जो हमारी वाटर जेट लूम होती है तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के क्या फंक्शन होते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो हम पार्ट्स के फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ वेब इंसर्शन सिस्टम के फंक्शन हैं या जो पार्ट हैं उनके फंक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। द वेफ्ट पैकेज इज माउंटेड ऑन द पैकेज होल्डर ऑफ द वेफ्ट क्रील। तो जो हमारा वेफ्ट का पैकेज होता है उसको वेफ्ट क्रील के कोन होल्डर पे माउंट किया जाता है। वन थ्रेड गाइड इज माउंटेड इन द क्रील फॉर ईच पैकेज होल्डर। और क्रील के अंदर तो प्रत्येक यार्न पैकेज के लिए एक थ्रेड गाइड लगाई जाती है। द नंबर ऑफ वेफ्ट पैकेज होल्डर्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वेफ्ट कलर्स गेटिंग यूज्ड इन द फैब्रिक टू बी वोवन। गाइस, जो नंबर ऑफ वेफ्ट पैकेज होते हैं तो उनकी संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि जो कपड़ा हम वीव कर रहे हैं उसके अंदर वेफ्ट के धागे में यार्न के कितने कलर चल रहे हैं। देयर आर बैलून सेपरेटर्स used to prevent the striking of two adjacent वेफ्ट यार्न। तो वेफ्ट कील के ऊपर बैलून सेपरेटर लगाए जाते हैं क्योंकि जो हमारा वेफ्ट का धागा होता है जब इंसर्शन होता है तो वहां पे यार्न पैकेज की तेजी से अनवाइंडिंग होती है, मतलब अनवाइंडिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो उससे वहां पे जो वेफ्ट के धागे होते हैं वो बैलून बनाते हैं एक। और क्योंकि जो धागे होते हैं क्रिल के अंदर जो यार्न पैकेज होते हैं वो नजदीक नजदीक लगे होते हैं तो उनके जो बैलून फॉर्मेशन होते हैं वो आपस में टकरा के वेफ्ट के धागे की टूटने की संभावना होती है। तो इसलिए वहां पे दो पैकेज के बीच में एक बैलून सेपरेटर लगाया जाता है। वो किसी भी बैलून को अपने साइड के बैलून से स्ट्राइक करने से रोकता है। द वेफ्ट यार्न पासिस थ्रू द वेफ्ट एक्यूमुलेटर इन नेक्स्ट। गाइज, इसके बाद में वेफ्ट यार्न का धागा वेफ्ट एक्यूमुलेटर से पास होता है। देयर आर थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेफ्ट एक्यूमुलेटर इन द वाटर जेट लूम। गाइज, जो हमारा वेफ्ट एक्यूमुलेटर होता है वाटर जेट लूम के अंदर तो उसके
3 उद्देश्य होते हैं, मतलब उसके 3 कार्य होते हैं जो वो लूम के अंदर करता है। द वेफ्ट एक्यूमुलेटर इंश्योर्स द रेगुलर वेफ्ट यार्न सप्लाई ड्यूरिंग वेफ्ट इंसर्शन एट कांस्टेंट यार्न टेंशन। तो जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम होता है कि जो हमारा वेफ्ट एक्यूमुलेटर है वो वेफ्ट यार्न की सप्लाई को वेफ्ट इंसर्शन के दौरान एक कांस्टेंट टेंशन पे वेफ्ट सप्लाई को रेगुलर बनाए रखता है। द वेफ्ट एक्यूमुलेटर न्यूट्रलाइजेस द टेंशन वेरिएशन इफेक्ट व्हेन द वेफ्ट यार्न पैकेज रीचेस द एग्जॉस्शन सिचुएशन। और गाइस जो दूसरा कार्य होता है वेफ्ट एक्यूमुलेटर का वो ये होता है कि जो हमारा पैकेज होता है शुरुआत में बड़ा होता है तो वहां पे कम टेंशन जनरेट होता है, और जैसे जैसे आपका पैकेज छोटा होता जाता है तो वहां पे यान के ऊपर टेंशन बढ़ता जाता है। तो यदि वेफ्ट एक्यूमुलेटर नहीं होगा तो क्या होगा कि यान पर टेंशन बढ़ेगा और वो फिर वेफ्ट इंसर्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वहां पर वेफ्ट ब्रेकेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जो हमारा वेफ्ट एक्यूमुलेटर होता है वो रेगुलर सप्लाई बनाए रखता है। तो इस तरीके से जो आपका यान का पैकेज होता है वेफ्ट का छोटा भी होता जाता है तब भी उसका यान टेंशन एक रेगुलर लेवल तक बना रहता है। गाइज इट कंट्रोल्स द रिक्वायर्ड पिक लेंथ अकॉर्डिंग टू द रीड स्पेस यूज्ड इन द लूम। तो जो हमारा वेफ्ट एक्यूमुलेटर होता है उसका तीसरा फंक्शन होता है कि जब इंसर्शन के दौरान जब हम वेफ्ट का धागा इंसर्ट करते हैं तो वहां पे जो पिक लेंथ होती है तो उसका कंट्रोल हम वेफ्ट एक्यूमुलेटर की सहायता से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पेरीमीटर ऑफ द एक्यूमुलेटर इज कैलकुलेटेड प्रिसाइजली, देन नंबर ऑफ कॉइल्स रिक्वायर्ड पर पिक इज कैलकुलेटेड। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा वेफ्ट एक्यूमुलेटर का ड्रम होता है तो उसकी पेरीमीटर या परिधि को हम नापते हैं और उसके हिसाब से ही हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारी पिक लेंथ है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ वेफ्ट यार्न कितने पड़ेंगे। द नंबर ऑफ वेफ्ट कॉइल्स शुड ऑलवेज बी ए होल नंबर। और जो नंबर ऑफ कॉइल्स होता है जो पिक लेंथ के लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए या पूर्णांक होना चाहिए। इफ नंबर ऑफ कॉइल्स पर पिक इज नॉट ए होल नंबर द डायमीटर ऑफ द एक्यूमुलेटर ड्रम इज एडजस्टेड एंड द नंबर ऑफ कॉइल्स पर पिक इज कैलकुलेटेड। गाइस यहाँ पे देखने वाली बात होती है कि कैलकुलेशन में यदि हमारा जो नंबर ऑफ कॉइल्स है जो आपको कंप्यूटर में फीड करना है वो एक पूर्णांक या होल नंबर नहीं आ रहा है तो वहां पे क्या करते हैं कि जो हमारा वेफ्ट एक्यूमुलेटर का ड्रम होता है तो उसका डाया या तो छोटा करते हैं मतलब घटाते हैं या उसका डाया बढ़ाते हैं। और ये जो घटाने बढ़ाने का प्रोसेस होता है इसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट किया जाता है। सपोज कर लीजिए कि आपके जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं तो वो आए आपके 9.1। अब आपको क्या करना है कि कंप्यूटर के अंदर फीड करना है तो आप 9.1 कॉइल्स पर पिक फीड नहीं कर सकते हैं वहां पे। अब आपको या तो डायमीटर घटाना पड़ेगा या डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा वेफ्ट एक्यूमुलेटर के ड्रम का। तो गाइज यहाँ पे अब आप डायमीटर घटाएंगे तो क्या होगा कि आपके जो 9.1 कॉइल थे वो 10 हो जाएंगे, और यदि आप वेफ्ट एक्यूमुलेटर ड्रम का डायमीटर बढ़ाएंगे तो आपके जो नंबर ऑफ कॉइल्स पर पिक हैं वो 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो डिफरेंस है वो 0.1 का है। तो उस 0.1 कॉइल को एडजस्ट करने के लिए आपको डायमीटर बढ़ाना ज्यादा एडवांटेज वाला लगेगा, ना कि आप अपने वेफ्ट एक्यूमुलेटर का डाया रिड्यूस करके आप नंबर ऑफ कॉइल्स को 10 करें। तो आप सिचुएशन को देखते हुए आप अपने वेफ्ट एक्यूमुलेटर के ड्रम का डाया घटाते और बढ़ाते हैं। द डायमीटर इज एडजस्टेड till the achievement of number of coils per pick as a whole number। तो गाइज ये जो डायमीटर का एडजस्टमेंट होता है वेफ्ट एक्यूमुलेटर ड्रम का इसको तब तक किया जाता है जब तक कि आपको जो नंबर ऑफ कॉइल्स पर पिक होती है वो होल नंबर नहीं मिल जाती है। और गाइज जो थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी वेफ्ट एक्यूमुलेटर ड्रम का तो
वो होता है the third objective of the weft accumulator is to stop the machine immediately when the weft yarn package gets exhausted. मतलब जब आपकी लूम चल रही है और चलते चलते जैसे ही आपका यान का पैकेज खत्म होता है तो जो हमारा वेफ्ट एक्यूमुलेटर होता है वो कमांड देता है कंट्रोल पैनल को और कंट्रोल पैनल आपके लूम को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है. द अननेसेसरी पिक फाइंडिंग टाइम गेट्स सेव्ड बाय दिस बॉबिन ब्रेक स्टॉप मोशन. और ये जो बॉबिन ब्रेक स्टॉप मोशन होती है तो इसकी सहायता से जो आपका अननेसेसरी टाइम खर्च होता है पिक फाइंडिंग करने में वो सेव हो जाता है, मतलब बच जाता है. द वेफ्ट यार्न नाउ पासिस थ्रू द सेरेमिक थ्रेड गाइड. अब इसके बाद में जो हमारा वेफ्ट का यार्न होता है वो सेरेमिक गाइड से पास होता है. दिस थ्रेड गाइड कीप्स द वेफ्ट यार्न in its proper place and prevent to entangled of two adjacent weft yarn to each other. Guys, जो हमारी थ्रेड गाइड होती है एक तो वो वेफ्ट के धागे को अपने प्रॉपर प्लेस पे बनाए रखती है और इसका दूसरा काम ये भी होता है कि उसके अगल बगल वाले धागे से वेफ्ट के धागे को इंटेंगल नहीं होने देती, मतलब उलझने नहीं देती है. नाउ द वेफ्ट यार्न पासिस थ्रू द वेफ्ट ब्रेक. इसके बाद में वेफ्ट का धागा जो वेफ्ट ब्रेक की दोनों प्लेट होती हैं उनके बीच से पास होता है. दिस वेफ्ट ब्रेक imparts द रिक्वायर्ड टेंशन टू द वेफ्ट यार्न. और ये जो वेफ्ट ब्रेक होता है तो वेफ्ट यार्न को एक जरूरी टेंशन प्रदान करता है व्हेन नीडेड, जब टेंशन की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट द वेफ्ट यार्न फर्दर पासेस थ्रू अनदर वेफ्ट गाइड. गाइज, आपका धागा वेफ्ट ब्रेक से निकलने के बाद में फिर दोबारा से आगे एक जो थ्रेड गाइड लगी होती है तो उसके द्वारा पास होता है. और फाइनली द वेफ्ट यार्न पासिस थ्रू द वाटर जेट नोजल. और जो हमारा यार्न होता है अंत में वाटर जेट नोजल के अंदर एंटर करता है एंड रेस्ट देयर, और वहां पे विश्राम की स्थिति में होता है, मतलब रेस्ट करता है. द वाटर जेट नोजल इज माउंटेड ऑन द स्ले इन पिकिंग साइड वेरी क्लोज एंड एडजेसेंट टू द रीड. जो हमारा वाटर जेट नोजल होता है और इसको स्ले के ऊपर माउंट किया जाता है, तो जिधर आपकी पिकिंग साइड होती है उधर ही आपका वाटर जेट नोजल माउंट किया जाता है. और इसको इस तरीके से माउंट किया जाता है कि जो हमारी रीड होती है उससे ये बिल्कुल क्लोज रहे. दिस वाटर जेट नोजल इज कनेक्टेड टू द हाई प्रेशर वाटर सप्लाई थ्रू द पाइपलाइन. तो गाइस क्या होता है कि जो हमारा नोजल होता है एक वाटर सप्लाई की पाइपलाइन होती है उससे कनेक्ट होता है. उस वाटर सप्लाई में हाई प्रेशर के द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है. द हाई प्रेशर वाटर पंप इज यूज्ड टू फीड द वाटर पंप इन द नोजल एट वेरी हाई प्रेशर. और नोजल के अंदर वाटर को फीड करने के लिए एक वाटर पंप का प्रयोग किया जाता है. और ये जो वाटर पंप प्रयोग करते हैं ये बहुत हाई प्रेशर जनरेट करता है. द वाटर पंप कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन. वाटर जेट पंप के अंदर क्या होता है गाइस कि एक पिस्टन होती है, एक सिलेंडर होता है. दिस वाटर पंप इज कनेक्टेड टू द वाटर टैंक थ्रू पाइपलाइन. और ये जो वाटर पंप होता है तो पाइप्स के द्वारा एक वाटर टैंक से कनेक्ट होता है. द वर्टिकल आर्म ऑफ एल शेप लीवर इज कनेक्टेड टू द पिस्टन. और क्या होता है गाइस के जो एल शेप आर्म होती है एल शेप लीवर की वो पिस्टन से कनेक्ट होती है. एंड एन एंटी फ्रिक्शन बाउल इज माउंटेड एट द एंड ऑफ द हॉरिजेंटल आर्म ऑफ एल शेप लीवर. तो एल शेप लीवर के हॉरिजेंटल आर्म के ऊपर एक एंटी फ्रिक्शन बाउल माउंट किया जाता है. दिस एंटी फ्रिक्शन बाउल टचेस द एसेंट्रिक कैम. और जो एंटी फ्रिक्शन बाउल होता है ये तो ये आपके एसेंट्रिक कैम को टच करता है. व्हेन द कैम रोटेट्स, जब कैम रोटेट करता है, द पिस्टन अटैच्ड विद वर्टिकल आर्म ऑफ एल शेप लीवर मेक्स ए रेसिप्रोकेटिंग मोशन. तो गाइज जो पिस्टन होती है और जो कि वर्टिकल आर्म जो एल शेप लीवर का होता है उससे कनेक्ट होती है तो आपकी पिस्टन जो होती है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगती है. वाटर इज सक्ड फ्रॉम वाटर टैंक बाय वाटर पंप.
और जब आपका पंप चलता है तो वो वाटर टैंक से पानी को सक करता है एंड इस फेड इट टू वाटर जेट नोजल, और इस पानी को एक बहुत हाई प्रेशर के ऊपर वाटर जेट नोजल में फीड करता है। द नोजल ओपनिंग एंड क्लोजिंग गेट्स कंट्रोल्ड बाई मैग्नेटिक वाल्व्स, और जो हमारा वाटर जेट नोजल होता है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग एक मैग्नेटिक वाल्व द्वारा कंट्रोल की जाती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग्स आर एंटर्ड इनटू कंट्रोल कंप्यूटर। गाइस, मशीन के अंदर एक कंट्रोल कंप्यूटर होता है, तो उसके अंदर हम अपने वाटर जेट नोजल की ओपनिंग और क्लोजिंग की जो टाइमिंग होती है उसको फीड कर देते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व, वेफ्ट ब्रेक एंड वाटर सप्लाई ऑफ नोजल आर कंट्रोल्ड बाई कंट्रोल कंप्यूटर। गाइस, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व होता है तो उसका बंद होना, क्लोज होना, वेफ्ट ब्रेक का बंद होना, क्लोज होना, और जो हमारा वाटर जेट नोजल होता है उसकी पानी की सप्लाई एक कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित की जाती है। गैस, अब मैं आपको इस स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी भी वाटर जेट लूम के अंदर जो वेफ्ट का पैसेज होता है वो किस तरीके का होता है, और वाटर जेट लूम के अंदर वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ये आपकी क्रील है ए, और इस सी के कॉन होल्डर के ऊपर आपका जो पैकेज बी होता है वो माउंट होता है। तो ये आपका जो धागा है, तो यहाँ से आपका धागा सीधा जाता है वेफ्ट एक्यूमुलेटर में, और ये जो धागा है फिर यहाँ पे कॉयल बनते हैं इसके वेफ्ट एक्यूमुलेटर के ड्रम के ऊपर। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको सी, ये वाला, तो इसकी जो पिन है यहाँ पे, तो ये वेफ्ट ब्रेक की पिन होती है। मतलब जो वेफ्ट एक्यूमुलेटर होता है वहां पे वेफ्ट ब्रेक होता है एक, जो कि आपके एक निश्चित लेंथ को रिलीज करने के बाद में फिर वहां पे ब्रेक लगा देता है। गैस, जो डी है आपकी, तो ये आपकी थ्रेड गाइड है, और ई आपका वेफ्ट ब्रेक है, और ये फर्दर एफ थ्रेड गाइड है, और जी है आपका, देखेंगे तो वाटर जेट नोजल है, और यहाँ पे आप एच देखेंगे तो आपका ये यार्न होता है, और यहाँ पे ये वाटर टैंक है, ये आपका पाइपलाइन है, और आई आपका ये जो हाई प्रेशर पंप होता है, और आपका जो के है और पाइपलाइन है, और एल आपकी पिस्टन है ये वाली, और आपका जो एम है एल शेप आर्म है, तो ये वाली एल शेप आर्म हो गई पूरी, और एन है आपका एंटी फ्रिक्शन बाउल, तो ये नीचे लगा हुआ है, और ये वाला आपका ओ एसेंट्रिक होता है, ए पी है आपका ये सीजर होता है, और गाइस ये आपका यहाँ पे सिलेंडर लगा होता है। तो गाइस, अब होता क्या है देखिए, तो क्या होता है गाइस कि जो हमारा पंप होता है, तो जब आपकी मशीन चलती है तो पंप रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तो क्या होता है वहां पे एक हाई प्रेशर ऑफ वाटर जनरेट होता है। पंप आपके वाटर टैंक से पानी उठाता है, और इधर जो आपकी सप्लाई लाइन है जो कि आपके वाटर जेट नोजल को जाती है उसको फीड करता है, और यहाँ पे लगा होता है आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाल्ब। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व होता है ये वाला, तो ये बंद और चालू होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व से। तो इसको कंट्रोल करता है एक कंट्रोल कंप्यूटर, मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक वाल्व को कब खोलना है कब बंद होना है, तो ये कंट्रोल होता है आपके कंट्रोल कंप्यूटर से। और गैस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका वेब का धागा है तो कहाँ रेस्ट कर रहा है, आपके वाटर जेट नोजल के अंदर। अब गाइस, जैसे ही आपकी जो रीड होती है तो बैक डेड सेंटर पे पहुंचती है, उसके बाद में आपकी बैक इंसर्शन साइकिल चालू होती है। तो क्या होता है गाइस कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपका ये जो वेफ्ट ब्रेक है ये खुलता है, और यहाँ पे जो आपका वेफ्ट एक्यूमुलेटर के ऊपर ब्रेक लगा होता है तो ये भी खुलता है, और इसके बाद में यहाँ पे जो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व है जो कि आपके वाटर जेट नोजल की सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, बंद कर रहा है और चालू कर रहा है। तो एक निश्चित समय पर आपके वाटर जेट नोजल की वाटर की सप्लाई खुलती है, और जैसे ही सप्लाई खुलती है
तो चूंकि जो पानी की सप्लाई होती है वाटर जेट नोजल के अंदर वो बहुत हाई प्रेशर पे की जाती है। तो क्या होता है गाइस कि यहाँ से एक वाटर की एक बहुत फाइन स्ट्रीम निकलती है, पतली सी धार निकलती है और कहाँ जाती है, ये जो फैब्रिक होता है इसके एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज की तरफ जाती है और साइड के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है इधर। तो गाइस जो वाटर की जो सप्लाई होती है और जो उससे जो स्ट्रीम बन रही है, फाइन स्ट्रीम बन रही है, वो अपने साथ में धागे को ले जाती है और धागा आपका एक सेल्वेज से दूसरी सेल्वेज तक यहाँ पे पहुंच जाता है। गाइस यहाँ पे धागा पहुंच गया, यहाँ पे एक एयर स्ट्रेच नोजल लगा होता है, वो सक कर लेता है आपके धागे को और ढीला नहीं पड़ने देता है। और जो आपका पंप चलता है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैम होता है, ये घूमता है और कैम घूमने पर क्या होता है कि ये जो आपका एंटी फ्रिक्शन बाउल है ये दबता है। जब ये दबेगा नीचे की तरफ तो ये जो हमारी आर्म होती है ये इधर को जाएगी और इधर को जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी पिस्टन होती है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, तो इससे आपका वाटर पंप चलता है और पानी को लिफ्ट करता है। गाइस यहाँ पे आपकी वेफ्ट इंसर्ट हो गई, इसके बाद में जो आपकी रीड है वो आपके फ्रंट डेड सेंटर की तरफ आती है और लास्ट इंसर्टेड पिक को बीट करती है। तो जैसे ही बीट करके फिर से वो बैक डेड सेंटर की तरफ जाती है तो वहां पर जो आपका फिलिंग कटर होता है या वेफ्ट कटर होता है वो वेफ्ट के धागे को काट देता है और जो आपका वेफ्ट यार्न होता है वो फिर से वाटर जेट नोजल के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से आपकी वेफ्ट इंसर्शन साइकिल चलती रहती है। गाइस यहाँ पे देख लीजिए, वेफ्ट इंसर्शन साइकिल ऑफ वाटर जेट लूम, ए न्यू वेफ्ट इंसर्शन साइकिल ऑफ वाटर जेट लूम बिगिंस आफ्टर बीटिंग मोशन। मतलब जो आपकी वेफ्ट इंसर्शन साइकिल होती है वाटर जेट लूम के अंदर वो बीटिंग होने के बाद में शुरू होती है। एज द रीड बीट्स द लास्ट इंसर्टेड पिक, जैसे ही आपकी रीड लास्ट इंसर्टेड पिक को बीट करती है, द वेफ्ट कटर, इट मे बी मैकेनिकल कटर और थर्मल कटर, कट्स द वेफ्ट यार्न वेरी क्लोज टू द सेल्वेज। तो जो वेफ्ट कटर होता है तो वो वेफ्ट के धागे को काट देता है। नाउ रीड बिगिंस टू मूव टुवर्ड द बैकडेड सेंटर पोजीशन। इसके बाद में जो हमारी रीड होती है वो बैकडेड सेंटर पोजीशन की तरफ मूव करना चालू करती है। आफ्टर एंगुलर मूवमेंट ऑफ फ्यू डिग्रीज ऑफ रीड शाफ्ट द स्लेज एंटर इनटू द डोयल पीरियड। तो गाइज जो हमारी रीड शाफ्ट होती है उसके एंगुलर मूवमेंट के कुछ डिग्री के मूवमेंट के बाद ही जो हमारा स्ले होता है वो डोयल पीरियड में आ जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है। नाउ द पिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाल माउंटेड ऑन द accumulator lifts up and the accumulator gets ready for वेफ्ट अनवाइंडिंग। तो क्या होता है गाइस कि जो वेफ्ट accumulator के ऊपर एक वाल्व लगा होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व होता है, उसमें एक पिन लगी होती है, तो वो पिन ऊपर उठ जाती है और हमारा जो वेफ्ट एक्यूमुलेटर होता है वो वेफ्ट अनवाइंडिंग के लिए रेडी हो जाता है। द वेफ्ट ब्रेक आल्सो रिलीजेस द वेफ्ट यार्न टेंशन एट द सेम टाइम। तो जो हमारा वेफ्ट ब्रेक होता है उसका भी जो टेंशन होता है वो सेम टाइम पे रिलीज हो जाता है। ए हाई प्रेशर वाटर पंप सप्लाई ऑफ द नोजल गेट्स बिगिन नाउ। अब इसके बाद में तो जो हमारा वाटर जेट नोजल है तो उसकी जो वाटर की सप्लाई होती है वो ऑन हो जाती है। व्हेन द वाल्व ऑफ वाटर जेट नोजल ओपन्स, जैसे ही वाटर जेट का नोजल ओपन होता है ये फाइन वाटर स्ट्रीम इमर्जेस फ्रॉम द नोजल। तो वाटर जेट नोजल से एक पानी की बहुत पतली धार निकलती है, बहुत तेजी से निकलती है। सिंस द टेल ऑफ वेफ्ट यार्न रेस्ट इनसाइड द वाटर जेट नोजल so that a emerging fine water stream carries the waft yarn with it into the shed from one selvage to another selvage। तो गाइस जैसे ही आपकी वाटर जेट से पानी की बहुत पतली धार निकलती है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा वेफ्ट का धागा होता है वो वाटर जेट नोजल के अंदर रेस्ट करता है, तो जैसे ही पानी की धार निकलती है वो अपने साथ में वेफ्ट के धागे को फैब्रिक के एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज तक शेड के अंदर ले जाती है। गैस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व ऑफ एक्यूमुलेटर gets closed and the pin drops on the accumulator drum after insertion of complete peak length। तो गाइस जैसे ही आपकी कंप्लीट पिक लेंथ इंसर्ट होती है शेड के अंदर तो जो आपका एक्यूमुलेटर के ऊपर
ब्रेक होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व से कंट्रोल होता है, तो वहां पे जो पिन होती है वो गिर जाती है। द वेफ्ट ब्रेक इज आल्सो क्लोज्ड एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम पे जो आपका वेफ्ट ब्रेक होता है तो उसकी दोनों प्लेटें भी क्लोज हो जाती हैं। द कैच सैल्वेज एंड होल्ड द वेफ्ट यार्न प्रॉपरली। और जो इंसर्शन साइड के अपोजिट साइड वाली जो जगह होती है वहां पे एक कैच सैल्वेज लगाई जाती है, तो कैच सैल्वेज वेफ्ट के धागे को प्रॉपरली पकड़ लेती है। नाउ रीड बिगिंस टू मूव टुवर्ड द फ्रंट डेड सेंटर पोजीशन एंड बीट्स द यार्न फाइनली। और इसके बाद में जो हमारी रीड होती है वो फ्रंट डेड सेंटर की तरफ चलना चालू करती है और फाइनली वेफ्ट यार्न को बीट कर देती है। द वेफ्ट कटर कट्स द वेफ्ट यार्न। और इसके बाद में जो हमारा फिलिंग कटर होता है या वेफ्ट कटर होता है वो वेफ्ट के धागे को कट कर देता है। एंड द सैल्वेज कटर ट्रिम्स द वेफ्ट यार्न एट राइट हैंड साइड। और जो सैल्वेज कटर होता है तो राइट हैंड साइड पे जो वेफ्ट का धागा होता है उसको ट्रिम कर देता है। दिस साइकिल गेट्स रिपीटेड कंटिन्यूसली। गाइस ये जो साइकिल होती है वेफ्ट इंसर्शन की ये कंटिन्यूसली रिपीट की जाती है। तो गाइस इस तरीके से मैंने आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस किया कि वाटर जेट लूम के अंदर जो वेफ्ट इंसर्शन होता है वो किस तरीके से होता है, वाटर जेट की जो वेफ्ट इंसर्शन साइकिल होती है वो किस तरीके से होती है, किसी भी वाटर जेट लूम का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और वाटर जेट लूम की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो गाइस देख के बताइएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।